दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप किसी खास विषय पर, किसी खास टॉपिक पर, किसी खास सब्जेक्ट पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार देकर सूचित करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा, इंफॉर्मेटिव एक बढ़िया वीडियो आपके लिए पेश कर सकें। आइए अब आज का वीडियो एंजॉय करते हैं। किसके जिगर में कितना दम है, देख लीजिए। कौन किससे ज्यादा कम है, देख लीजिए। यूं तो बहादुरों के बीच किसी भी तरह का कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता, मगर जब बात मुल्क की तारीख और तख्तो-ताज पर बैठे सियासतदानों की आए तो ये जुर्म भी वाजिब है। हमारे मुल्क में अगर दिमाग और हिम्मत के मेल को एक साथ परखा जाए तो सबसे ऊपर प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, जिनका कार्यकाल 1966 से 1977 और उसके बाद 1980 से 1984 तक रहा। और दूसरा नाम आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आता है, जिनका कार्यकाल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शुरू हुआ और 2021 तक जारी है। लेकिन इन जाबाजों की तहरीर हुकूमत में भी कुछ ऐसे खम हैं जिन्हें अंधेरे में भी पहचाना जा सकता है। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे परखने, खंगालने और जिसकी परतें खोलना बेहद जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि किसने कितनी हिम्मत और दिलेरी से मुश्किल हालातों में भी जान की परवाह किए बगैर सख्त और जरूरी फैसले लिए। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही मोड़ों की बात करेंगे जहां अगर भारत उस वक्त ठहर जाता या भरपूर जवाब न देता तो न जाने आज का दिन कैसा होता। यूं तो हिंदुस्तान में कई चुनौतियां आईं, लेकिन इंदिरा जी के कार्यकाल में 60 के दशक में आखिर में नक्सलवाद ने अपना सर उठाया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाई, कत्लो गारत किया, गरीब भूखे किसानों को और बेरोजगार नौजवानों को भड़काया, उनके हाथों में बंदूकें थमा दी गईं। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक जबरदस्त फैसला लेने में कोई कोताही नहीं की और फौज को नक्सल की कमर तोड़ने के लिए भेज दिया। भारत में जहां भी नक्सलवाद था उसे साफ करने में फौज ने ज्यादा वक्त नहीं लिया, लेकिन फिर भी छुटफुट नक्सल इधर उधर भागकर छिप गए। इसके बाद वक्त आया बांग्लादेश का, जिसे उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वहां के हालात बेहद खराब थे। शेख मुजीबुर रहमान और उसके साथियों पर जुल्म किया जा रहा था। उन्हें इलेक्शन जीतने के बाद भी पाकिस्तान ने दरकिनार कर दिया था। कहा जाता था कि कोई बंगाली पंजाबियों पर कैसे हुकूमत कर सकता है। जब इसका विरोध किया गया और बंगाली भाषा का आंदोलन चलाया गया तो वहां पर जबरदस्त जुल्म और जबर किया गया। लाखों औरतों की बेहुरमती की गई, लाखों बंगालियों को कत्ल कर दिया गया और वहां से गरीब भूखे बंगाली भारत की तरफ दौड़ पड़े। भारत के अंदर लाखों शरणार्थियों का डेरा लग गया। इंदिरा गांधी इस बात से बेहद परेशान थी। उन्होंने मानेक शॉ से बात की और 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पाक पर हमला कर ही दिया। लेकिन इस हमले से पहले पाक ने भारत के कई इलाकों में हमला किया था। मेजर जनरल जैकब और जनरल मानेक शॉ ने इस शतरंज का खेल ही पलट दिया। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हो गया। आपातकाल तब भी लगाया गया, लेकिन वो मुल्क की दफा के लिए लगाया गया था। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे छोटा युद्ध यानी 13 दिन का युद्ध लड़ा गया।
इंदिरा गांधी ने जलमार्ग, वायुसेना और जमीनी फौज के जरिए बांग्लादेश में पाकिस्तान को धूल चटा दी। उनके 93,000 फौजियों से हथियार डलवा दिए। दुनिया एक तरफ थी, लेकिन इंदिरा जी नहीं झुकी और उन्होंने रशिया के साथ मिलकर उन सबको वापस लौट जाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इस तरह से एक बड़ी जंग जीत ली गई और एक नए मुल्क को पैदा कर दिया गया, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। इसके बाद एक और परीक्षा इंदिरा जी के इंतजार में थी। इसमें यूपी और बिहार में होने वाले जबरदस्त दंगे थे, जिसमें हिंदू मुसलमानों के दंगों में कई ऐसे गुंडागर्दी करने वाले तत्व थे जो हर मौके पर किसी न किसी तरह की अफरा तफरी मचाने में लगे रहते थे। इंदिरा गांधी ने तुरंत एक्शन लिया और उत्तर प्रदेश में पीएसी बनाकर ऐसे लोगों को ठिकाने लगा दिया। उन्होंने किसी की बात की परवाह नहीं की। उन्होंने किसी भी लांछन को अनदेखा करते हुए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर वो कदम उठाया जिसकी जरूरत थी। श्रीमती इंदिरा गांधी में दिलेरी और निर्णय लेने की कभी भी कोई भी कमी नहीं आई थी। इसके बाद वक्त आया जब पाकिस्तान ने अपने हारे हुए मंसूबों को लेकर पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की। वो बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुआ। पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। जगह जगह हिंदुओं को बसों से उतारकर या फिर उनके घरों में मारा जाने लगा। इंदिरा जी भिंडरावाला से कोशिश करती रहीं कि किसी तरह से ये आंदोलन, ये खून खराबा खत्म हो जाए, लेकिन भिंडरावाला नहीं माने। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। जब इंदिरा जी को लगा कि ये बात हद से आगे निकल गई है और धीरे धीरे बाजी हाथ से जा रही है, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में फौज भेजने का फैसला कर ही लिया। इससे पहले पुलिस अधीक्षक KPS गिल आतंकवाद की कमर तोड़ चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने अपना अभियान जारी रखा और आतंकवादियों को घर से निकाल कर एक के बदले दो की कीमत पर निपटा दिया। इस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने किसी भी डर की परवाह किए बगैर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जीत ही लिया। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। दो सिख बॉडीगार्ड्स ने, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पूरा देश उबल चुका था। 1984 के दंगे इसका सबूत थे। सिखों के साथ भयंकर नरसंहार किया गया। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश भर में अफरा तफरी थी। राजीव गांधी को सत्ता की बिल्कुल समझ नहीं थी। इस वजह से कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही थी। इससे पहले एक ऐसा काला धब्बा भी था जो श्रीमती इंदिरा गांधी के माथे पर लग गया था, जिसने कांग्रेस को बदनाम कर दिया था। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। ये इंदिरा गांधी का पुत्र मोह था, जिसमें अधिकतर फैसले संजय गांधी के दफ्तर में लिए जाते थे। पूरा विपक्ष इंदिरा जी की उन चीज़ों के खिलाफ था जिसमें उन्होंने किसी भी तरह से अपनी हार और अपनी सत्ता को छोड़ने की बात को नाकार दिया था। पूरा विपक्ष एक हो गया था। जेपी का आंदोलन शुरू हो गया था। इस तरह से 26 अक्टूबर को मंत्रियों को सिर्फ बुलाकर यह बताया गया कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। प्रेस में सेंसर लगा दिया गया और किसी भी तरह की सरकार के खिलाफ की जाने वाली पत्रकारिता या खबरों को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। 21 महीने में
तकरीबन 25 लाख से अधिक लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आखिरकार जीत सच की होती है। आपातकाल को घुटने टेकने पड़े और आपातकाल को हटाना ही पड़ा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमले हुए, 166 से ज्यादा लोग मारे गए। मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सरकार का साथ देने की बजाय वहां पर सरकार को कोसना शुरू कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अटैक हुआ। लश्कर-ए-तोयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर यह हमले को अंजाम दिया। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो इतने बड़े हमले के बाद भी किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पाए। बॉर्डर पर फौजें लगा दी गई, लेकिन आखिर में वही ढाक के 3 पात। धीरे धीरे सारा मसला शांत हो गया और फिर हम वापस शांति वार्ता के लिए मेज पर जा बैठे। इंदिरा गांधी के ना होने का और इंदिरा गांधी के फैसले लेने का यहाँ पर आप एक तजुर्बा ले सकते हैं कि कैसे एक जिगरा होने के साथ, एक बुद्धि होने के साथ, कैसे एक हिम्मत की भी जरूरत होती है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कोई भी फैसला ले लेती है। वतन पे मिटने वाले अलग ही जिगर रखते हैं, चीते सी फुर्ती और बाज सी नजर रखते हैं।